और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो कहते हैं ना कि मुसलमानों ने 1000 साल तक राज किया, उस राज में आप गुलाम थे, मैं भी था, क्योंकि हिंदुस्तान जब एक था सभी गुलाम थे। वो जो उन्होंने राज किया ना, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है, आप यहीं के थे। जिसे पाकिस्तान कहते हैं, पहले जो हिंदुस्तान का था, आप और आपके दादा परदादा और उनके परदादा, मुझे अपनी 10 जनरेशन का नाम पता है, वो सब यहीं के थे, गुलाम थे। तो कृपया करके जो इस तरह के लोग हैं उनको अल्यूड करना बंद कीजिए, ये आपके लिए भी गलत है। मुझे लगा था सबसे पहले शुरुआत में कि पीटीआई मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो एक फर्जी न्यूज का अड्डा ज्यादा है कि वो गोरखा रेजिमेंट से क्या चल रहा है वो है, ये ले लीजिए एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक जब होने। अब सुन लीजिए ना, मैं कितनी शांति से सुन रहा था, कोई बात नहीं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सुन लीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, और सवाल जो पूछ रहा है वो मुल्क है जिसने 1956 में अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख दिया था। देखिए आयरनी देखिए, आरजू आरजू काजमी जी, नहीं नहीं 1956 में सर आपने किया, आप गलत फहमी में। दूसरा, फिर भी मैं आपको इस पर जवाब देता हूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पर कोर्ट्स हैं, यहाँ पर प्रोसीडिंग्स हैं, और यहाँ पर लिंचिंग की जो बात है, मेरे देश में कभी भी धर्म देखकर इस चीज पे लिंचिंग नहीं होती, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि जहां पर लिंचिंग होती है बेहतर होता वहां की भी बात होती। साहब जो है पीटीआई से, वो एक बार कह रहे थे कि पाकिस्तान सॉरी चाइना में बीगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से वो परपेट्रेट कर रहे हैं कुरान को, इनको पता है लेकिन बोलेंगे नहीं। और सर बोलिए, आप अपने देश की जनता को गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल आपको ये एड्रेस करना पड़ेगा इशू, क्योंकि ये इशू इतना बड़ा है, अगर आज आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो कल चाइना आप ही के लिए खतरा है। आप जो मुझे डरा रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि मेरा प्रधानमंत्री आप ऐसे बिठा दिए, मेरे वही प्रधानमंत्री है जिसको इस दुनिया के 5 बड़े बड़े इस्लामिक मुल्कों ने अपने अवार्ड से नवाजा है, जैसे हम यहाँ भारत रत्न कहते हैं, और आप कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं जानते। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान को परेशानी होगी और खतरा हो सकता है चाइना से, साहब दुनिया के तीसरे नंबर की कॉज हम लेकर बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी को लड़, ये जो सॉफ्ट पावर आप लगातार हिंदुस्तान को डेंट करने के लिए काम करती थी बॉर्डरिंग स्टेट, अब वो नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं आपको ये नीतियां रोकनी ही पड़ेंगी। आप जो कह रहे हैं इस बात से इत्तेफाक कहीं नहीं है। जहां तक लिंचिंग का है, मुझे लगता है चाहे वो मेरा मुल्क हो, चाहे वो आपका मुल्क हो, चाहे वो किसी और का हो, सबके लिए आवाज उठनी चाहिए, बराबर उठनी चाहिए। और अगर किसी भी स्टेट में किसी भी मुल्क में होता है तो ये गलत है। हिंदुओं के साथ आप ही के मुल्क में क्या होता है पता है? आप ही की पार्टी का एक विधायक आकर बैठा हुआ है, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर ही रहता है, कहता है सर अमृतसर के नाम से आया था, हाथ जोड़कर विनती है वापस नहीं जाऊंगा चाहे जान से मार दीजिए। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपसे एक सवाल है पलटकर, जिससे 10 सेकंड में मैं आपसे जवाब चाहूंगा। आप वीगन मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे सर? आप क्यों नहीं बोलते उस पर एक बार भी? मतलब ऐसा क्या सॉफ्ट पॉइंट है, क्या ऐसा टारगेट है जो आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते? सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया बात करती है, सिर्फ अकेला पाकिस्तान बात नहीं करता, क्यों? जवाब सुनेंगे आप थोड़ा सा हौसले से जवाब सुने। देखिए मैं जो अपना मौकफ दे रहा हूँ आपको बहस में जीतने के लिए नहीं दे रहा, मैं मौकफ ये दे रहा हूँ कि वाकया ही हिंदुस्तान जहाँ पे था आज देख लें कि हिंदुस्तान इज ऑन ब्रिंक ऑफ ब्रेक। या माने या ना माने ये तारीख इस चीज का फैसला करेगी, क्या तारीख बताएगी। पाकिस्तान ने कोई नहीं कहा था कि आर्टिकल 370 रिवोक करें, 35 रिवोक करें और जो इंटरनेशनल एक स्टेटस था मुल्कों का वो खत्म करें। जहाँ तक आप कह रहे हैं मुसलमानों की, आप बताएं ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, आप बताएं कि जीनत बाग में क्या हुआ, आप बताएं कि वो इस्लामिया जामिया थी वहां पे पुलिस ने आपकी तो पुलिस मक को साथ मिलाकर वहां पे औरतों पे जुल्म करती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ही के मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखा रहा था वो, और पूरी दुनिया ने देखा यहाँ पे 2 मुसलमान कहीं पे कोई चीज लेकर जा रहे हैं, वहां पे 200 का मब है जो 2 लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देता है। खुदा के लिए ये चीजें पहचानिए और रियलिटी की तरफ आइए। आपके सामने जो आरएसएस को लोग हैं वो कितना जुल्म कर रहे हैं हिंदुस्तान में। मैं कश्मीर की इलादा बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की इलादा। और जब तक ये आप रियलिटी नहीं पहचानेंगे जो चीज ठीक नहीं हो गए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने वज़ीर आज़म साहब को कहें, आज 7 हफ्ते हो गए हुए चाइना लद्दाख में कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, वो एक स्टेटमेंट तो दे दे। जो आप कह रहे थी कि आप दुनिया में पता नहीं कौन से बड़े मुल्क आपने फतह कर दिए, जो आप क्या वजह हुई कि आज 7 हफ्ते हो गए एक मुल्क ने आपके हक में स्टेटमेंट तक नहीं दी। हमारे साथ
दुनिया खड़ी है इस वक्त इस वजह से कि हम अपने हक पे हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक मनवा कर और लेकर रहेंगे। जी चौधरी साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनी है और त्यागी साहब से मैं रिप्लाई लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं मुदस्सिर की तरफ चलूंगी। मुदस्सिर, आपको क्या लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका रवैया थोड़ा फर्क नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान ने अगर इस तरह की कोई बात हुई होती तो पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने हर किस्म के टाइज अपने तोड़ दिए होते और कहते कि जी सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई होती, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक और सब कुछ, लेकिन चाइना के साथ बिजनेस भी चल रहा है, सिर्फ अपनी पब्लिक से कहा जा रहा है कि टीवी तोड़ दो, मोबाइल फेंक दो, चाइनीज प्रोडक्ट यूज ना करो, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कोई एक्शन नजर नहीं है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने बात की कि पाकिस्तान यहाँ से वो टेररिस्ट को भेजना बंद कर, देखिए पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है ना, पाकिस्तान से नहीं तो एटलीस्ट इंडिया की साइड से बड़ा हेविली मैन्ड बॉर्डर है, हेविली आर्म्ड बॉर्डर है। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, अगर पाकिस्तान की तरफ से नहीं तो इंडिया की तरफ से बड़ा हेविली मैन्ड और हेविली आर्म्ड बॉर्डर है। और अगर इसके बावजूद भी इनका कहना है कि जी टेररिस्ट क्रॉस कर जाते हैं बॉर्डर और मेन लैंड इंडिया में चले जाते हैं, तो या तो ये इनकी फौज की कमजोरी का बहुत बड़ा इकरार है जो कि प्रूव हो गया, जो चाइना भी एंटर हो गया और कुछ कर नहीं सका, और या तो ये कि ये इनको दे नीड एन एक्सक्यूज फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स। अब आ जाए चाइना की तरफ। अब चाइना के साथ इनका जो मेन इशू है उस पर ये इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने उससे पहले खुद एक ऐसा स्टेप लिया है कि जो इनकी अगर ये कोई भी स्टेप लेना चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, अगर कि कंट्रीज को इन्वॉल्व करना चाहिए, यस फ्रेंडली नेशंस को ये इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसलिए नहीं इन्वॉल्व कर सकते क्योंकि एक तो उनके रेजोल्यूशन को इन्होंने खुद स्टेप ओवर की, उसके ऊपर इन्होंने कदम रख दिए। दूसरा, उन सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर ये जाते हैं तो इनके अपने ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे कि आपने उनके रेजोल्यूशन के साथ क्या किया। थर्ड, अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ। देखें, पाकिस्तान के लिए इनको ये इस चीज़ का वेट नहीं करते कि ये कोई क्रॉसिंग हुई है या नहीं हुई। अपेरेंटली इट अपीयर्स, बल्कि ये प्रूव भी हो चुका है ये जो अभिनंदन के हवाले से, कि ये एक एक्सक्यूज़ क्रिएट होता है कि भाई पाकिस्तान ने ये किया और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, अब पाकिस्तान इज़ नॉट अ वीक कंट्री, लाइक जिस तरह पाकिस्तान को शायद ये पता नहीं क्यों मुझे इनकी गलती की समझ नहीं आती है, परसीव कर लेते हैं कि एक वीक कंट्री है। अभिनंदन आया, वी इनके दो पायलट्स आए, वी रोस्टेड द वन, वी होस्टेड द अदर एंड वी रिटर्न्ड हिम एज वेल। सो द पॉइंट इज कि इंडिया नीड्स टू रिव्यू इट्स पॉलिसी कि वो अपने नेबर्स के साथ क्या कर रहे हैं। रही बात चाइना की, जो इन्होंने चाइना और फिलीपाइंस का कहा कि उनका वो जो कोर्ट में गया था, एक तो वो था भी वन साइडेड केस कि चाइना ने उसमें से नहीं उसको कंटेस्ट किया था और इस वजह से भी वो जो है एक जो केस है उसको आप कह सकते हैं कि वो एक तरफा था, वन साइडेड था। और दूसरी बात, अगर इंडिया के अब वो देखा जाए कि इंडिया ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारा ये बायलैटरल इशू है चाइना के साथ, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इनका जो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल इशू था उसके 70 इयर्स बाद ये रिजल्ट आता है कि ये ऑपरेशन लीगलाइज कर देते हैं। तो व्हाट ग्राउंड डू दे हैव टू आर्ग्यू कि ये बाकी के अपने नेबर्स के साथ मामला सॉल्व कर लेंगे, गिवन द फैक्ट कि इन लोगों ने जो ऑलरेडी एग्जांपल सेट किए वो कोई अच्छी नहीं है। जी त्यागी साहब, आपने बात सुनी है, हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स क्या कहेंगे? जी, मैं दोनों को एक-एक करके जवाब देता हूँ। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन जैसे लोग और उसके कुछ जो आतंकवादी थे वो अगर यूनाइटेड स्टेट के एयरपोर्ट पर घुस जाते हैं, फ्लाइट लेकर उड़ जाते हैं, तो ये कमजोरी यूनाइटेड स्टेट्स की है। जो आतंकवादी है उसकी गलती नहीं है। अगर मेरे घर में कोई दीवार तोड़ के घुस जाता है और दीवार टूट जाती है तो गलती जो है घर वाले की, उसने दीवार कमजोर बनाई, जो घुस के आया चोर, उसकी कोई गलती नहीं है। आप इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्यूट ब्लंडर। वन, दूसरा, अगर आपने बात किया अभी के इस संधि में फिलीपींस वाले में, चाइना ने इसलिए कॉन्टेस्ट वहां पर नहीं किया क्योंकि उनको पता था वो गलत है। जापान के साथ भी उनके 2 बंदरगाहों का चल रहा है, दो जो उसके साथ क्या वहां पर भी सिचुएशन रहती है, वियतनाम के साथ भी यही चल रहा है। खैर, इसको साइड रखते हैं। दूसरा, आपने जो कहा ऑपरेशन लीगलाइज कर दिया हमने कश्मीर में 1946 में, जब कबायलियों को बैक करके पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर जिसे आप कहते हैं उस पर कब्जा कराया था। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में एक सामने बैठकर उसकी प्रेजेंस में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान को करीब 75 करोड़ रुपए देने थे, 25 करोड़ एडवांस दे चुके थे। बावजूद उसके आपने जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान ने, फिर भी 55 करोड़ रुपए दिए थे क्योंकि वी वांटेड टू गेट
go ahead with the treaty because at least bilateral relationships ऐसे चलने चाहिए। और अब आप कहते हैं कि दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी। मुझे लगता है आप माइक पॉम्पियो का बयान शायद आपने सुना नहीं, जब वो लगातार कह रहे हैं कि चाइना जिस तरह से साउथ सी में लिंक में जाकर कर रहा है ऑपरेशन, हम उसका जवाब देंगे, वहां पर पहुंच जाएगी। शायद आपने ये भी नहीं देखा कि रशिया S-400 ऑलरेडी हिंदुस्तान को दे रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर गए थे। शायद और भी तमाम तरह की चीजें आप नहीं दे रहे हैं। आपके साथ कौन खड़ा है? जब ये 370 एब्रोगेशन हुआ और 35A एब्रोगेशन हुआ, कौन था आपके साथ? वही रियल टेस्टिंग टाइम था ना, कोई नहीं था। और दूसरा, आपने कहा चाइना, आपको हिंदुस्तान के 20 सिपाही नजर आ रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया कह रही है 43 मारे हैं हिंदुस्तान की फौज ने, आपको वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप उसे सेलेक्टिवली देखना नहीं चाहते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाइना कहता है कि एज अ गुड जेस्चर हम अपना नंबर जो है बताना नहीं चाहते। कोरोना हमने फैलाया, हम बताना नहीं चाहते। बॉम्ब आकर गिरे, एयर स्ट्राइक हुई, हम बताना नहीं चाहते। अब हमारे 43 मरे, हम बताना नहीं चाहते। बताना क्यों नहीं चाहते? आप स्टैंड ऑफ करके खड़े हो सामने हमारे, आप और बताना नहीं चाहते नंबर, क्योंकि पता है आपको कि आपके ज्यादा मरे हैं। दूसरी चीज, हिंदुस्तान इस चीज को लेकर बड़ा क्लियर कट है कि अगर सीमा विवाद है, हम पीछे नहीं हटने वाले साहब। अगर उनको हमें अपने सीमा में एक लॉजिकल तरीके से सोचिएगा, सीमा में अगर घुसने देना होता तो वहां फौज स्टैंड ऑफ नहीं कर रही होती। वहां क्यों होता स्टैंड ऑफ इतने समय से? वो भी सिर्फ ये भी टसल भी इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगा कि जिस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पर चीजें हल हो रही थी, शायद सिचुएशन जो है आसान होने की तरफ थी, या फिर कहीं ना कहीं यही सेम सिचुएशन 1 महीने पहले अराइज हुई थी, वो भी इसी तरह से डिग्रेड हुई, लेकिन ये नहीं हुई। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं चाइना ने धोखा दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी भी घड़ी बहुत ही निकट है। उसने क्या किया है नेपाल के साथ आपके सामने है। उसने क्या किया है आप श्रीलंका के साथ आपने देखा है, हम्बनटोटा पोर्ट उसका पहले से ले चुका है। उसने क्या किया है भूटान के साथ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ज्यादा महंगी दरों पर ब्याज पर पैसा देने के बाद वो मुल्कों के साथ क्या करता है आपके सामने है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि हाँ, मेरे स्टेट के अंदर, मेरे देश के अंदर आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सीमा की सुरक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं मानता हूं एक एक जवान का दुख है, लेकिन हाँ, उनके कितने सर हमने लिए ये भी आपको पता है। आप नहीं मानना चाहते और हंसते रहना चाहते हैं, हंसी। वी रियली हैड होप कि क्रिकेटर आए हैं तो कहीं ना कहीं चेंज होगा, लेकिन हुआ क्या? नथिंग, बैक टू स्क्वायर वन, वही सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये आपको लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ चेंज हुआ है। हम रवैया देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह का बिहेवियर जो है आपके साइड से आ रहा है, आपकी जो सो कॉल्ड आपके नेता हैं उनकी तरफ से जो बिहेवियर आ रहा है। जी मुदस्सिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह था कि जो इन्होंने एग्जांपल दी कि जी मेरे घर में कोई बाहर से आएगा, हमला करेगा, आपके घर में से कोई बाहर से नहीं आ रहा, आपके घर के अंदर शोरशें उठी हुई हैं, आप वो संभाले। दरवाजे से कोई दरवाजा तोड़ के किसी को अंदर आने की जरूरत भी नहीं है। अंदर से थे वो, उन्होंने इंडिया पे अटैक ही नहीं किया मेरे ख्याल से। वो अमेरिका और उसामा बिन लादेन, टेररिज्म इज अ टेररिज्म, आइदर इट्स फॉर इंडिया और फॉर अमेरिका। सर प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई योर 800,000 अभी आप बोलते हैं कि आपके लिए भी प्रॉब्लम है, अब आप कहते हैं कि उन्होंने इंडिया पर नहीं किया। अच्छा, तो अब पॉइंट बीइंग के टेररिज्म की बात की जाए, देखें जो कश्मीर में 8 लाख फौज बैठी हुई है, वो पता नहीं कौन सा पीस कीपिंग मिशन उधर लेके बैठी हुई है। जिधर टेररिज्म रोकना होता है ना, सबके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान की है। 2 to 3 इयर्स में टेररिज्म खत्म करके रखती है हमने पूरे कंट्री में। और इधर क्या वजह कि 8 लाख फौज से कोई 70 साल से टेररिज्म नहीं खत्म हो रहा। तो एक्सेप्ट द फैक्ट कि इट कुड बी एनी अदर थिंग एज वेल, इट कुड बी अ डिफरेंट सिचुएशन, इट मे नॉट नेसेसरली बी टेररिज्म, इट कुड बी एन इंडिजिनस मूवमेंट। आप जब एक किसी को देखें, इंसानी फितरत है कि वो कैद होके नहीं रह सकती, उसकी आज़ादी जो है आप नहीं दबा सकते। इंसानी फितरत, वो चाहे कोई पाकिस्तानी किसी और को दबाने की कोशिश करे या कोई इंडियन किसी और को दबाने की कोशिश करे, इंसानी फितरत है कि उसने रिवॉल्ट करना है। और ये कश्मीर में हो रहा है। हम उनको सपोर्ट करें या ना करें, बेसिकली अगर हम उनको ना भी सपोर्ट करें तो ऑलरेडी हम कर भी नहीं रहे। जिस तरह ये इमरान खान ने बोला था अपने पार्लियामेंट के उसमें कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इन ऐसी सिचुएशन में कि जब पाकिस्तान ऑलरेडी बड़े चीज़ों को डील कर रहे हैं, हम क्यों कश्मीर में इस तरह का कुछ करेंगे। उधर इंटरनली इतना कुछ हो रहा है कि उसको बाहर से फ्यूल सप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ये जो एक नैरेटिव बन गया है कि जी उधर कश्मीर में कोई दहशतगर्दी हो रही है, 8 लाख फौज अगर नहीं संभाल सकती तो वो दहशतगर्दी नहीं है, उसको दूसरे एंगल से देखें। बिल्कुल सही। जी पॉटी साहब, लास्ट कमेंट आपका कंपेयर करके प्लीज, फिर मैं जाके साहब की तरफ चलती हूँ। मैं इनको ये गुजारिश करता हूँ कि
आप देख लें कि इनके ज़हन में क्या है, ये क्या पोर्ट्रेट क्या करते हैं। देखिए अगर कबूतर यहाँ से चला जाए उड़ के तो कहते हैं ये दहशतगर्द कबूतर आ गया है। अब इनका लेटेस्ट है कि जिन भूत पाकिस्तान ने भेज दिए हुए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये वही ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं, इनको रियलिटी में आना पड़ेगा। जब तक मैं अब भी लास्ट पे ये कहता हूँ कि जब तक ये कश्मीर का मसला सीरियसली नहीं लेंगे, मैं आज आरजू ये मेरे ख्याल में आपका रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, मैं इनसे कह रहा हूँ पाकिस्तान किसी सूरत नहीं बच सकता, पाकिस्तान टूट जाएगा और टूटने पे आया हुआ है। फिर ये रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से 5 गुना साइज में छोटा है, इसकी आर्मी छोटी है। जो मुल्क बराबर का जब वो आया हो आज ये दुबक के अपनी बहनों में बड़े हुए हैं, कोई बंदा स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है कि ये चाइना ने क्यों घुसा है। और ये जब तक हकीकत को नहीं पहचानेंगे, और ये मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि एक्चुअल जो इंसाफ है वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग ही इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा उन्होंने मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की है पाकिस्तान में, ये तारीख है। और उस 1000 साल में कोई तारीख ये एक बात भी नहीं कहती कि मुसलमानों ने किसी पे जुल्म किया हो, चाहे वो ईसाई हो चाहे हिंदू हो। वो सारे के सारे एक बिल्कुल ही आज़ाद शहरियों की हैसियत से उन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं पिछली 1000 साल। साजिशें होती हैं दुनिया में, वो मुल्क डूबते हैं वापस आ जाते हैं। और मेरे ख्याल में अब ये वक्त फिर वही आ गया हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही दोबारा मुड़ के हिंदुस्तान को संभालना पड़ेगा। ये जो हिंदुइज्म है इसने ये प्रूव कर दिया है कि ये बाकी किसी मजहब के बंदे को वहाँ पे, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, आप देख लें कि पंजाब में क्या हासिल किया हुआ है। हमारी तो इतला ये है कि 11,000 सिख फौजी हैं जो रिजाइन देकर घर चले गए हुए हैं कि हम ये नहीं लड़ते इस हिंदुस्तान के साथ। हमारी ये इतला है कि ये जो गोरखा रेजिमेंट है पूरी की पूरी 40 या 50,000 फौजी है नेपाल के, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या वो कहते हैं कि हम नेपाल के खिलाफ या हम चाइना के खिलाफ हथियार नहीं उठाते। और इस सूरत में अगर ये दो बहादुर एलिमेंट है जो हिंदुस्तान की फौज से माइनस हो जाएं तो बाकी अल्लाह ही हाफिज है इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान की ये तारीख भी रही है कि यहाँ दर्रा खैबर से जो निकला है वो जाकर दिल्ली खड़ा हुआ है, जाके हैदराबाद खड़ा हुआ है। और अब फिर वही वक्त आ गया, ये नहीं रियलाइज कर रहे। ये बस यही बात को बतगड़ बुला के पेश करने वाले हैं, और बहस को मजीद बहस में उलझाने के चक्कर के अलावा ये कुछ इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि हम दुनिया में रहकर दुनिया के मामलात को कैसे हैंडल करें या कैसे उससे सरखरू। सही जी त्यागी साहब, आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं चौधरी साहब? देखिए मुझे लगा था सबसे पहले शुरुआत में कि पीटीआई मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो एक फर्जी न्यूज का अड्डा ज्यादा है कि वो गोरखा रेजिमेंट से क्या चल रहा है वो है। ये ले लीजिए एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जब होने असल लीजिए, मैं कितनी शांति से सुन रहा था। कोई बात नहीं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सुन लीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जब ध्यान रखना चाहिए था आपकी सेना पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक के समय, एयर स्ट्राइक के सर्जिकल स्ट्राइक के समय सबको आपने रखा नहीं। अब आप गोरखा रेजिमेंट में क्या हो रहा है, इधर पंजाब में क्या हो रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। मेरा शुभकामनाएं आपको। दूसरा, हमें जो करना है हमने किया। जहां तक मामला कश्मीर का है, हम उसको अपना एक इंटेग्रल पार्ट मानते हैं और वो है भी, और हमने उसमें 370 एब्रोगेशन और 35 एब्रोगेशन कर दी। उसके बाद आपको जहां जाकर ढोल पीटना था आपने खूब पीटा, क्या हुआ? कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। आपसे 100 साल बाद भी आप इसको करते रहिएगा। एक बात। दूसरा, जहां तक चाइना की बात है, हम खड़े हैं उनके सामने छाती ठोक कर। आई नो हमारे साथ जो चीजें हुई हैं वो उसके सामने है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए बहुत ही फीजिबल चीजें हैं। ये भी एक अलग बात है कि स्ट्रेटेजिकली आपने वो उइगर मुस्लिम के ऊपर अभी तक जवाब नहीं दिया, चुपचाप उसको कब घूम कर दिया मुझे पता नहीं चला। बट इट्स ओके, मैं आपकी पॉलिटिकल परेशानी समझ सकता हूँ, पॉलिटिकल व्यक्ति जरूर है, लेकिन कम से कम एक शब्द तो बोल दीजिए ना। मुसलमान तो सब जगह का मुसलमान होता है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो कहते हैं ना कि मुसलमानों ने 1000 साल तक राज किया, उस राज में आप गुलाम थे, मैं भी था, क्योंकि हिंदुस्तान जब एक था सभी गुलाम थे। वो जो उन्होंने राज किया ना, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है, आप यहीं के थे। जिसे पाकिस्तान कहते हैं, पहले जो हिंदुस्तान का था, आप और आपके दादा परदादा और उनके परदादा, मुझे अपनी 10 जनरेशन का नाम पता है, वो सब यहीं के थे, गुलाम थे। तो कृपया करके जो इस तरह के लोग हैं उनको अल्यूड करना बंद कीजिए। ये आपके लिए भी गलत है। सिर्फ धर्म के नाम पे किसी को बड़ा कर देना, जिसने आपके ऊपर
आपको गुलाम बनाकर रखा हो, वो कहां तक सही है? मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई और भी जगह, सब धर्म सब जगह रहने चाहिए, सबके अपने अपने इश्यूज जरूर है, कोशिश रहनी चाहिए कि ठीक हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सिर्फ मेरी नहीं है, जो मुदस्सिर ने कहा वही वाली लैंग्वेज बोली जो वेस्टर्न वर्ल्ड कभी मानता नहीं था आतंकवाद को, कि हो सकता है इनकी ये इंटरनल प्रॉब्लम हो हिंदुस्तान की। हमारी इंटरनल प्रॉब्लम कहां हो सकती है सर? कहां कहां तक आपने देखा है? आज तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं बचा हुआ, और कहीं ना कहीं आप ही लोग, हर कोई अकाउंटेबल ठहराता है, और आपके यहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे घर में अगर चोर है तो चोरी थोड़ी होगी सर। लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर आप विल के साथ आगे बढ़ेंगे तो हाँ ये चीज आज नहीं तो कल सुधरेगी, क्योंकि सभी मुल्कों को कहीं ना कहीं, मैं ज्यादा क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहता, सभी मुल्कों को कहीं ना कहीं एक प्रॉस्परस हैप्पी लाइफ देने की जरूरत है अपनी जनता को। आप भी वही कीजिए, मेरी सरकार भी वही कर रही है। जहां तक बात बॉर्डर सिचुएशन की है, कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि जो आदमी कर्ज देकर कंट्रियां कब्जा लेता है, पोर्ट कब्जा लेता है, उससे दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्जी।